हेलो एवरीवन। जैसा कि बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में हमने देखा था कि जो बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला जो पार्ट है वो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है आणविक जैविकी। सेकंड जो पार्ट है वो है आपका जेनेटिक्स या हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिकी। और थर्ड जो पार्ट हम इसके अंदर देखते हैं सिलेबस में, जो आपका थर्ड पार्ट दे रखा है बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में, दैट इज द प्लांट डाइवर्सिटी सेकंड या पादप जगत में विविधता सेकंड पार्ट जो है उसका दे रखा है। इसी के साथ में हमने पहली यूनिट जो है वो स्टार्ट करी, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने डीएनए से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डीएनए, डीएनए का संगठन क्या होता है, डीएनए के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट प्रेज़ेंट होते हैं, संगठक पदार्थ कौन से उपस्थित होते हैं। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल व्हिच वाज़ प्रपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक, यानी डीएनए का द्विसूत्री मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद में हमने डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन की बात करी, यानी डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया की बात करी। और आप सभी लोगों को पता है कि डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना आसान या उतनी ईज़ियर प्रोसेस ये नहीं होती। डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इनिशिएशन होगा, एलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। रेप्लिकेशन फ़ोर्क बनेगी शुरुआत में, डीएनए प्रतिकृतिकरण द्विशाख का निर्माण होगा। उसके अलावा डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरह तो काम करते हैं, पर दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कंटीन्यूअस, मैं बोल सकती हूँ, न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। एक लीडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड, यानी एक सतत सूत्र बनाता है, दूसरा असतत सूत्र। और उसके बाद में हमने देखा कि ये सारा काम होने के बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका, मैं बोल सकती हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से डिफरेंट होता है, यानी अलग होता है। ये हमने हमारी लास्ट क्लासेस में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन हिंदी में इसे प्रतिलेखन के नाम से भी आपको हो सकता है सुनने को मिल जाए। प्रतिलेखन भी इसी को कहा जाता है। और इंग्लिश में अगर मैं इसी की बात करूँ कि भई प्रतिलेखन या फिर अनुलेखन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वो आपका हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, या फिर जिसे हिंदी में प्रतिलेखन या अनुलेखन के नाम से जानते हैं। कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं अगर डीएनए की बात करती हूँ, तो आपको पता है डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण डीएनए प्रतिकृतिकरण या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। प्रतिकृतिकरण को इंग्लिश में कहेंगे रेप्लिकेशन। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसके साथ-साथ डीएनए जो है उसके अंदर क्षमता होती है कि डीएनए जो है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है। एमआरएनए, या जिसे हिंदी में हम मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ की प्रोसेस की बात करूँ कि भई डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन, या फिर जिसे हिंदी में कहा जाएगा अनुलेखन। अनुलेखन। उसके बाद में जो हमारा एमआरएनए बनता है, जो हमारा एमआरएनए बनता है, एक्चुअली में बीच में इसमें भी एक स्टेप आता है जिसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। लेकिन वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे उसमें वो पॉइंट आ जाएगा कि डायरेक्टली डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। डीएनए पहले एचएनआरएनए बनाता है, फिर एचएनआरएनए में, जिसे आरएनए संसाधन बोलते हो आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, यानी आरएनए का स्प्लाइसिंग होगी, उसका मॉडिफिकेशन होगा, रिपेयर होगा। स्ट्रक्चर में से जो फालतू की स्ट्रक्चर्स है जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं उनको निकालेंगे, एक्सॉन्स को जोड़ेंगे, वो आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगा। और फिर आरएनए स्प्लाइसिंग होने के बाद में हमारे पास में जो परफेक्ट आरएनए बनता है उसको हम एमआरएनए के नाम से जानते हैं। बट ये जो मैं नाम बोल रही हूँ आरएनए स्प्लाइसिंग, या जिसे आरएनए संसाधन के नाम से जानते हैं, वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का ही पार्ट होता है, अलग से उसको हम नहीं पढ़ते। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लिख देंगे। और उसके बाद में एमआरएनए जो है उसके अंदर क्षमता होती है कि एमआरएनए जो है वो आगे चलकर प्रोटीन का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और याद रख लेंगे कि अगर मैं बात करती हूँ एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की,
तो एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवादन या फिर इसे प्रतिवादन के नाम से भी जानते हैं, पर बेटर टर्म इज़ द अनुवादन, तो आपको याद रखना है अनुवादन। अब इसका मतलब क्या है, जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने लिखा है उसका मतलब समझेंगे। आपको ये याद रखना है डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब सूचनाओं का, और सूचना भी कौन-सी आनुवंशिक सूचनाओं का एक दिशीय संचरण होता है। एक दिशीय मतलब ये एरो दिख रहा है आपको, एक ही दिशा में है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोल रही हूँ मैं। तो एक ही दिशा में जब आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय संचरण होता है तो इसे हम केंद्रीय डोग्मा या फिर सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। मतलब बेसिकली दिस ट्रांसपोर्ट इज नोन एज द सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मतलब हिंदी में कहेंगे केंद्रीय डोग्मा। और केंद्रीय डोग्मा अगर ये पूछ ले कि केंद्रीय डोग्मा का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देने वाले 2 वैज्ञानिक थे, एक वॉटसन थे, दूसरे क्रिक थे। क्रिक जो थे उन्होंने क्या किया था, मैं बोल सकती हूँ आपका केंद्रीय डोग्मा प्रतिपादित किया था। तो एक बार इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे जो है वो नोट करेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन या डिटेल जो है हम देखते हैं। एक बार लिखेंगे एज़ इट इज़, एक बार एज़ इट इज़ लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलिए, परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिभाषा लिखेंगे। आनुवांशिक सूचनाओं का, आनुवांशिक सूचनाओं का केंद्रीय डोग्मा की परिभाषा लिखेंगे। आनुवांशिक सूचनाओं का, आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय संचरण, आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय संचरण, आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय संचरण, एक दिशीय संचरण, एक दिशीय संचरण, केंद्रीय डोग्मा, केंद्रीय डोग्मा, केंद्रीय डोग्मा या फिर इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। एक दिशीय संचरण होगा, डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसी को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, केंद्रीय डोग्मा या सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन known as genetic information known as सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। चलिए, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके प्रपोजर या हु प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा, प्रतिपादक, प्रतिपादक, प्रतिपादक में अभी अभी मैंने नाम बताया था वॉटसन और क्रिक में से। जो क्रिक थे उन्होंने बोला था कि आनुवांशिक सूचनाओं का हमेशा एक दिशीय संचरण होता है या यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब है डीएनए से हमेशा एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से हमेशा प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन known as, known as, known as सेंट्रल डोग्मा, known as सेंट्रल डोग्मा। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय, सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय, सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक, सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। चलो, इसके बाद में हुआ क्या कि सेंट्रल डोग्मा तो बता दिया हमारा क्रिक ने बता दिया कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। लेकिन सेंट्रल डोग्मा जैसे ही बताया गया तो उसके बाद में हमारे कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने एंजाइम की डिस्कवरी करी, कुछ विशिष्ट एंजाइम ढूंढे। और जैसे ये विशिष्ट एंजाइम ढूंढे तो उसी के एंजाइम की खोज के साथ साथ सेंट्रल डोग्मा का खंडन हो गया।
कि जो आप बोल रहे हो कि आनुवंशिक सूचनाओं का एक दिशीय संचरण होता है, यानी बेसिकली आई कैन से क्रिक प्रपोज दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। वो यूनिडायरेक्शनल मैं बोल सकती हूँ, जो टर्म थी उसको इनवैलिड बता दिया गया, यानी गलत बता दिया गया और कहा गया कि आनुवंशिक सूचनाओं का हमेशा एक दिशीय संचरण हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। द्विदिशीय संचरण भी हो सकता है, कैसे वो अभी पता चलेगा। तो चलिए, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वैज्ञानिक वैज्ञानिक टेमिन तथा बाल्टीमोर। वैज्ञानिक टेमिन तथा वैज्ञानिक टेमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा, साइंटिस्ट का नाम है ये दोनों, वैज्ञानिक टेमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा, बाल्टीमोर के द्वारा, बाल्टीमोर के द्वारा रिट्रोवायरस में, रिट्रोवायरस में, इसको हिंदी में भी रेट्रोवायरस ही कहेंगे। तो रिट्रोवायरस में रिट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की गई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की गई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की गई, जिसकी उपस्थिति में खोज की गई, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में एमआरएनए, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में एमआरएनए, जिसकी उपस्थिति में एमआरएनए, उपस्थिति में एमआरएनए पुनः डीएनए का निर्माण करने में, एमआरएनए पुनः डीएनए का निर्माण करने में, पुनः डीएनए का निर्माण करने में सक्षम होता है, पुनः डीएनए का निर्माण करने में सक्षम होता है, सक्षम होता है। क्या मतलब है वो देखेंगे, उससे पहले इंग्लिश वाले बच्चे पहले इस स्टेटमेंट को नोट करेंगे और फिर आगे बात करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे साइंटिस्ट टेमिन एंड बाल्टीमोर, साइंटिस्ट टेमिन एंड बाल्टीमोर, साइंटिस्ट टेमिन एंड बाल्टीमोर discovered scientist Tamin and Baltimore discovered 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 a specific enzyme discovered a specific enzyme discovered a specific enzyme known as discovered a specific enzyme known as reverse transcriptase, known as reverse transcriptase in retrovirus, known as reverse transcriptase in retrovirus retrovirus। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम mRNA again form, in the presence of reverse transcriptase enzyme, in the presence of reverse transcriptase enzyme mRNA mRNA again form, mRNA again form, again form, again form DNA, again form DNA। मतलब mRNA जो है वो दोबारा से क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। क्या होगा वो देखेंगे, इधर क्या प्रोसेस है वो हम समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ डीएनए, तो डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और अगर आपसे पूछेगा कि ट्रांसक्रिप्शन में वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन प्रोसेस के नाम पर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो काम में आता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है
वो डीएनए से मैं बोल सकती हूँ डीएनए से क्या करेगा? आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम होगा, जहाँ पर भी आपका ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम होगा, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी यानी अनुलेखन की प्रक्रिया संपादित होगी और जैसे ही अनुलेखन की प्रक्रिया संपादित होगी तो डीएनए से क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एमआरएनए जो है वो आगे ट्रांसलेशन करेगा। एमआरएनए आगे ट्रांसलेशन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा तो जिसे हिंदी में ट्रांसलेशन की जगह अनुवादन भी आप लिख सकते हो। अनुवादन कह देंगे इसे, अनुवादन का काम करेगा और अनुवादन का जैसे ही काम करेगा तो मैं बोलूँगी प्रोटीन वहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंथेसाइज़ हो जाएगा। यानी एमआरएनए गेट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। लेकिन अभी इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई, इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं कि भई सिंपल सेंट्रल डोग्मा क्या था कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में यानी अनुलेखन की प्रक्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन मतलब हिंदी में कहेंगे अनुलेखन की प्रक्रिया में, जो नॉर्मल मैं बोल सकती हूँ आपका एंजाइम काम में आएगा, वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम। जहाँ-जहाँ ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम होगा वहाँ पर डीएनए जो है वो एमआरएनए का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि एक स्पेसिफिक मैं बोल सकती हूँ एंजाइम जिसकी खोज जो है वो किसने करी थी? हमारे बाल्टीमोर और टैमिन ने करी थी। एंजाइम का नाम था एंजाइम का वहाँ तो एंजाइम काम में आ रहा है ट्रांसक्रिप्टेज़, यहाँ पर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़। रिवर्स मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को उल्टा करने वाला। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ का मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को उल्टा करेगा ये। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन में जहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा था, वहीं पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप एरो को देखोगे तो आपको दिख रहा है एमआरएनए से दोबारा क्या हो जाएगा? डीएनए का निर्माण और इसी प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये प्रक्रिया जिस एंजाइम की सहायता से होती है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो एक बार जो बोर्ड पे बना है उसको पिछले वाले डायग्राम के अंदर मेंशन करेंगे एंजाइम्स को। अगर अलग से लिखना चाहती हो तो अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन इसको थ्योरेटिकल पॉइंट में जो है वो नोट कर लेंगे। फिर इसे हम थ्योरेटिकल पॉइंट में नोट कर लेंगे कि थ्योरी में हम क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर देने हैं, हमें डिटेल में आंसर देने हैं, तो वहाँ पर हमें किस तरीके से लिखना है वो अभी हम थ्योरी में लिखवा देंगे आपको। चल स्टार लगा के लिखेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में 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 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति पर एमआरएनए एमआरएनए पुनः डीएनए का निर्माण कर देता है। एमआरएनए पुनः डीएनए का निर्माण कर देता है। पुनः डीएनए का निर्माण कर देता है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे। इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन reverse transcription process reverse transcription process reverse transcription process mRNA again converted into mRNA mRNA again converted into in reverse transcription process mRNA again get converted into DNA again get converted into DNA again get converted into DNA in the presence of in the presence of in the presence of reverse transcriptase enzyme in the presence of reverse transcriptase enzyme reverse transcriptase enzyme चलिए अब केंद्रीय डोगमा का मतलब तो ये था कि भाई आनुवांशिक सूचनाओं को आप एक दिशीय संचरण करोगे
डीएनए से हमेशा एमआरएनए बनाओगे और एमआरएनए से हमेशा आप प्रोटीन बनाओगे। लेकिन जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी हुई, जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज हुई, तो उसकी खोज के साथ ही जो सेंट्रल डोग्मा था या केंद्रीय डोग्मा था, जो हमारा क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी व्हिच वाज़ प्रपोज्ड बाय द क्रिक, कहीं न कहीं उसको डिक्लाइन कर दिया गया, फेल माना गया या मैं बोल सकती हूँ अमान्य जो है वो घोषित कर दिया गया। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि किस एंजाइम की खोज की वजह से सेंट्रल डोग्मा का खंडन हो गया और क्यों? तो शॉर्ट में याद रखना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की वजह से सेंट्रल डोग्मा अमान्य हो गया, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए पुनः डीएनए का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, सेंट्रल डोग्मा वाज डिक्लाइंड या फिर फेल्ड बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एमआरएनए अगेन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड दैट्स द रीजन के सेंट्रल डोग्मा हमारा क्यों खंडित हो गया था। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज के पश्चात रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज के पश्चात रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज के पश्चात या खोज के कारण भी लिख सकते हैं, खोज के पश्चात केंद्रीय डोग्मा का केंद्रीय डोग्मा का केंद्रीय डोग्मा का खंडन हो गया, केंद्रीय डोग्मा का खंडन हो गया। खंडन हो गया मतलब उसको फेल बता दिया, असफल मान लिया। ठीक है, असफल हो गया या फिर फेल हो गया या खंडन हो गया कि भाई नहीं, आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय नहीं बहुदिशीय संचरण होता है। यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है उनका मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आफ्टर द आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आफ्टर द discovery of reverse transcriptase enzyme after the discovery of reverse transcriptase enzyme, central dogma was declined, central dogma was declined, central dogma was declined, यानी सेंट्रल डोगमा का क्या हो गया? खंडन हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अनुलेखन। हमें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में केवल पता करना था कि भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, वो हमने देख लिया। हमें ट्रांसक्रिप्शन भी पता है, अनुलेखन भी क्या होता है ये भी हमें पता है। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक ये है तो हमें इसको डिटेल से देखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में स्टेप कौन-कौन से आते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी में कहा जाएगा अनुलेखन या फिर प्रतिलेखन। अनुलेखन या फिर प्रतिलेखन, अनुलेखन या फिर प्रतिलेखन। चलिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे लिखेंगे अनुलेखन वह प्रक्रिया होती है, अनुलेखन अनुलेखन वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है, अनुलेखन वह प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए में जिसमें डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं, डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं, डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं, आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए पॉलीमरेज, आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, भाई रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज था, रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज था। अब जो आपका एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से एमआरएनए में एमआरएनए में स्थानांतरित की जाती है। यानी एन एमआरएनए में ट्रांसफर किया जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो एमआरएनए में जाती है स्थानांतरित की जाती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस transcription is the process in which stored genetic informations of DNA in which stored in which stored DNA in which stored DNA in which stored genetic information of DNA ये लिख लेंगे in which stored genetic information of DNA get transferred to get transferred to get transferred to mRNA get transferred to mRNA get transferred to mRNA। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अर्थात 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 अनुलेखन की प्रक्रिया में भी अर्थात अनुलेखन की प्रक्रिया में भी अनुलेखन की प्रक्रिया में भी डीएनए डीएनए टेम्पलेट के रूप में डीएनए टेम्पलेट के रूप में डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम में आता है काम में आता है काम में आता है तो तो डीएनए ऑल्सो एक्ट एज टेम्पलेट 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 इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मतलब टेम्पलेट का मतलब मैंने आपको बताया था नक्शा। टेम्पलेट का मतलब है नक्शा जिसको देखकर कोई हम नई संरचना बनाएंगे। टेम्पलेट का मतलब और कुछ नहीं है, नक्शा या मैप मान लो, जैसे घर बनाने से पहले हम उसका नक्शा बनवाते हैं। यानी अगर मान लो कोई भी हमें बिल्डिंग बनानी है या कोई भी हमें घर बनाना है या कोई भी स्ट्रक्चर बनानी है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं हम, पहले उसका एक नक्शा तैयार कर लेते हैं जिसको देखकर हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी स्ट्रक्चर किस तरीके की बन सकती है। अब अगर मुझे आरएनए का फॉर्मेशन करना है तो आरएनए का निर्माण भी डीएनए को देखकर होगा। प्री एग्जिस्टिंग जो डीएनए होगा, पूर्व में उपस्थित जो डीएनए होगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा यानी अवलोकित किया जाएगा। ऑब्जर्व करने के बाद में उसको टेम्पलेट के रूप में काम में लिया जाएगा, यानी उसको नक्शे के रूप में काम में लिया जाएगा। और डीएनए को टेम्पलेट की फॉर्म में यूज करके हम न्यू एमआरएनए का क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि कहीं न कहीं डीएनए जो होता है, वो डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है इन 2 प्रोसेसेस। डीएनए रेप्लिकेशन में भी डीएनए ने डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम किया था और ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए जो है वो टेम्पलेट के रूप में काम करता है। दोनों में थोड़ा-सा अंतर है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अनुलेखन अनुलेखन का स्थल जो है वो क्या होता है? यानी अनुलेखन की साइट क्या होती है कि भई अनुलेखन जो है वो होता कहाँ पर है? ये बात हमको देखनी है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अनुलेखन का स्थल अनुलेखन का स्थल अनुलेखन का स्थल इंग्लिश में लिखेंगे साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली डीएनए और आरएनए दोनों केंद्रक के अंदर होते हैं, तो अगर आपसे साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन पूछेगा, चाहे तो साइट फॉर रेप्लिकेशन पूछे, चाहे तो साइट फॉर आपको ट्रांसक्रिप्शन पूछे, तो आपका आंसर रहेगा न्यूक्लियस। लिख लेंगे केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन भी, और रेप्लिकेशन जो होता है वो भी यहीं पर होता है। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। डीएनए से डीएनए से डीएनए डीएनए से डीएनए तथा डीएनए से एमआरएनए दोनों का संश्लेषण
डीएनए से डीएनए बनाना हो यानी रेप्लिकेशन करना हो आपको, चाहे डीएनए से एमआरएनए बनाना हो यानी ट्रांसक्रिप्शन करना हो, दोनों का सिंथेसिस करने के लिए जो साइट होगी वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस होगी। इंग्लिश वाले बच्चे मेंशन कर लेंगे। न्यूक्लियस इज़ द साइट फॉर बोथ, न्यूक्लियस इज़ द साइट फॉर बोथ, न्यूक्लियस इज़ साइट फॉर द बोथ, साइट फॉर द बोथ, बोथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड, डीएनए रेप्लिकेशन एंड। भाई डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब दोबारा से अगर समझना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, और फिर नीचे लिखेंगे डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन। तो न्यूक्लियस इज द साइट फॉर बोथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड, डीएनए रेप्लिकेशन एंड, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, या जिसे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, एक और बात याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा इसमें सहायक एंजाइम कौन सा होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए, सहायक एंजाइम, सहायक एंजाइम यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो एंजाइम है उसको हम क्या नाम देंगे। एक बात तो मैंने ये बोली थी कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम में आएगा उसको प्रोसेस के नाम पर ही नाम रख देंगे, और वो नाम हो जाता है हमारा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी बेसिकली आई कैन से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पार्टिसिपेट इन, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर नाम पूछता है कि डीएनए प्रतिकृति सॉरी डीएनए अनुलेखन के अंदर कौन सा एंजाइम काम में आता है, तो आपका आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इसी एंजाइम को, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ही डीएनए निर्भर, क्योंकि डीएनए पर निर्भर है, बना आरएनए रहा है, इसलिए इसे डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। डीएनए निर्भर आरएनए, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा था। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज को कहा था जो रेप्लिकेशन में काम में आता है। अच्छा, डिपेंडेंट का मतलब किसको काम में लेगा और क्या बनाएगा? तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पे डिपेंडेंट रहेगा और बनाएगा भी डीएनए। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डिपेंडेंट रहेगा डीएनए पर और बनाएगा क्या? आरएनए। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हेल्पफुल एंजाइम, हेल्पफुल एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हेल्पफुल एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हेल्पफुल एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। पहले तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ही एंजाइम का नाम लिख देंगे, वो है आपका ट्रांसक्रिप्टेज। पहले तो अकॉर्डिंग टू भाई प्रोसेस क्या हो रही है उसी के बेसिस पर नाम रख दिया कि भाई ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो जाएगा। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में मुख्य एंजाइम होता है यानी मेन एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है वो आपका कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लिख लेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्टिव रहता है, यानी 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगा तभी मैं बोलूँगी डीएनए रेप्लिकेशन करता है। वैसे ही जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह रहे हैं, ये भी तभी काम करेगा जब इसको दिशा मिलेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम
दिशा में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में, 3 प्राइम दिशा में सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज़ का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज़ का जो आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम जो है, उसका भी एक्टिव जो डायरेक्शन होता है कि भई जिस डायरेक्शन में वो एक्टिव रहेगा वो कौन-सा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम, also known as RNA polymerase enzyme, also known as also known as DNA dependent, also known as DNA dependent, also known as DNA dependent, also known as DNA dependent RNA polymerase enzyme, also known as DNA dependent RNA polymerase enzyme, remain active in, remain active in, remain active in 5 prime to 3 prime direction, remain active in 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। चलो, एक बात ये याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा जो एमआरएनए बनता है, अनुलेखन के द्वारा निर्मित या संश्लेषित, अनुलेखन के द्वारा निर्मित ऑब्लिक करके संश्लेषित एमआरएनए, एमआरएनए के द्वारा संश्लेषित या निर्मित एमआरएनए, जिसे हिंदी में संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए और इंग्लिश में मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित किया जाता है, कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित किया जाता है, कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे आगे चलकर, जिससे आगे चलकर अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा, जिससे आगे चलकर, आगे चलकर अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा, अनुवादन मतलब ट्रांसलेशन, अनुवाद की प्रक्रिया के द्वारा, अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा, अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। मतलब एमआरएनए आगे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एमआरएनए का सिंथेसिस तो न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, यानी एमआरएनए का संश्लेषण तो केंद्रक के अंदर हुआ है, लेकिन फिर एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य में भेज दिया जाएगा। जब एमआरएनए कोशिका द्रव्य में जाएगा यानी साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो वहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं बहुत सारे। राइबोसोम के पास में एमआरएनए जाएगा, राइबोसोम से एमआरएनए जुड़ जाएगा या एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ जाएगा। और जैसे ही एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ जाएगा, व्हेन एमआरएनए गेट अटैच्ड टू राइबोसोम या राइबोसोम गेट अटैच्ड टू एमआरएनए, ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही ट्रांसलेशन होगा, तो एमआरएनए से प्रोटीन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एमआरएनए, एमआरएनए ऑब्लिक करके मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए ऑब्लिक करके मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए which gets synthesized in transcription process, mRNA ऑब्लिक करके मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए which gets synthesized in, which get synthesized in transcription process, which get synthesized in transcription process, transcription process
get transferred from nucleus to get transferred from nucleus to get transferred from nucleus to cytoplasm, get transferred from nucleus to cytoplasm, nucleus to cytoplasm, nucleus to cytoplasm, nucleus to cytoplasm, and further, and further, and further get converted into protein, and further get converted into protein, get further converted into protein, get further converted into protein with the help of with the help of translation process, with the help of translation process, with the help of translation process. चलिए, यह समस्त प्रक्रियाएं, यह ये या यह ये यही लिख लेंगे। ये समस्त प्रक्रियाएं, ये समस्त प्रक्रियाएं, ये समस्त प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं विभिन्न जीनों के द्वारा, विभिन्न जीनों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, विभिन्न जीनों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, विभिन्न जीनों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, नियंत्रित होती हैं। These different processes, these different processes, these different processes regulated by these different processes regulated by different genes, different genes, different genes। और एक पॉइंट और लिखेंगे, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों में, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक तथा सामान्यतः प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों में, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया, यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया, अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन की प्रक्रिया लगभग, अनुलेखन की प्रक्रिया लगभग समान होती है, अनुलेखन की प्रक्रिया लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज सिमिलर इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज क्वाइटली सिमिलर, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज transcription process is quietly similar in transcription process is quietly similar in prokaryotic and eukaryotic organisms, transcription process is quietly similar in quietly similar in prokaryotic and eukaryotic organism, prokaryotic and eukaryotic organism। और एक और बात लिखेंगे यहाँ पर, दोनों में ही, दोनों मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में डीएनए अनुलेखन हेतु, दोनों में ही डीएनए लेखन हेतु टेम्पलेट की तरह, अनुलेखन हेतु टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है, तरह काम करता है या कार्य करता है, कार्य करता है। both in prokaryotic and eukaryotic organism, both in prokaryotic and eukaryotic organism, both in prokaryotic and eukaryotic organism, DNA act as template, DNA act as template, DNA act as template, DNA act as template for the
फॉर द फॉर द फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। चलो, एक बात ये याद रखनी है, एक बात ये याद रखनी है कि अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को देखती हूँ, अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को देखती हूँ, तो हम इस तरीके से बना देंगे, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है? 2 सूत्र हो गए डीएनए के, तो हमें पता है कि हर डीएनए के अंदर डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डीएनए हैव द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की द्विसूत्री संरचना होती है। इस वाले स्ट्रैंड का अच्छा दोनों है वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समांतर। कहने का मतलब अगर एक का डायरेक्शन 3 प्राइम है तो सामने वाले का 5 प्राइम होगा और 5 प्राइम वाला 3 प्राइम पे खत्म होगा तो 3 प्राइम वाला जो है वो 5 प्राइम पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट बात आपको ये याद रखनी है कि जब ये दोनों जो होंगे वो तो टेम्पलेट की तरह काम नहीं कर पाएँगे, क्यों नहीं कर पाएँगे वो पता चल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिसको जोड़ती हूँ, वो कहलाता है आपका प्रमोटर। सबसे पहले मैं डीएनए के ऊपर जिसको जोड़ूँगी, जिसकी हेल्प से मैं बोल सकती हूँ आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है, उसका इनिशिएशन हो जाएगा, तो वो आपका कहलाता है प्रमोटर और हिंदी में भी इसे कहते हैं प्रमोटर। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि डीएनए के ऊपर बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है। सामने हमेशा हमें पता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मैं बोल सकती हूँ नाइट्रोजन बेस होता है। यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड पर अगर एडेनिन है, तो उसके सामने थाइमिन हो जाएगा। ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन हो जाएगा। साइटोसिन है तो ग्वानिन हो जाएगा। थाइमिन है तो एडेनिन हो जाएगा। थाइमिन है तो एडेनिन हो जाएगा। एडेनिन है तो थाइमिन हो जाएगा। ग्वानिन है तो साइटोसिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन और साइटोसिन है तो ग्वानिन। अब इतनी जब हमने बात करी तो इसके साथ में एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि अगर मैं यहाँ पर नया डीएनए मतलब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं और ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे तो आरएनए का फॉर्मेशन होगा यानी आरएनए का सिंथेसिस होगा। नया जो स्ट्रैंड बनेगा, नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसको डायरेक्शन मिलेगा, ऊपर वाले का है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो नीचे वाले को डायरेक्शन मिल जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने आपको बोला था अगर ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, अगर आपको अनुलेखन करवाना है, तो आपके पास में वहाँ पर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगा यानी 5 दिशा से 3 दिशा मिलेगी, तो उस दिशा में डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा ही, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो भी हो जाएगी। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इस एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन जब मैं यहाँ पर नया आरएनए बनाना चाहूँगी, तो इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम है, तो इस वाले का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि आरएनए पॉलीमरेज़ तो केवल तभी काम करेगा जब उसको दिशा मिलेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कहने का मतलब ये है कि इस वाली दिशा के अंदर आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा और अगर आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और फिर जो बात है वो समझते हैं हम। हमने यहाँ पर एमआरएनए बना दिया, एमआरएनए का पूरा मैं बोल सकती हूँ फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ वहाँ 5 प्राइम था, यहाँ 3 प्राइम था। जब एमआरएनए बनेगा तो ए के सामने हमेशा यू बनेगा क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन तो होता नहीं है। आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो ए के सामने यू बन जाएगा, जी के सामने सी बन जाएगा, सी के सामने जी बन जाएगा, सी के सामने ए बन जाएगा, टी के सामने ए बन जाएगा, ए के सामने जो है वो आपका यू बन जाएगा। ए के सामने यू बन जाएगा, जी के सामने जो है वो सी बन जाएगा, जी के सामने सी और इधर भी जी। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला मैं बोल सकती हूँ डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, इसको तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है और नीचे वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। कोडिंग सूत्र कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। उसका रीज़न ये है दोनों बातें बस समझते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ डीएनए स्ट्रैंड के
2 स्ट्रैंड की, एक को कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, दूसरे को टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसको देखकर तो नया आरएनए बन जाएगा, लेकिन इसको देखकर आरएनए नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी इसको हम कोडिंग सूत्र या कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर आप इसके और इसके कोड देखोगे ना, जो आरएनए बन रहा है और जो इसके कोड है, वो सिमिलर रहेंगे। बस फ़र्क जो दिखेगा वो आपको दिखेगा कि जहाँ पर टी है वहाँ यू हो जाएगा, यानी थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। बाकी के सारे कोड जो है वो कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो इस डायग्राम को फटाफट ड्रॉ करेंगे और इसको आगे एक्सप्लेन और इससे रिलेटेड जो और पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।